हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एयर। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो अर्थ है वो सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब अर्थ को सराउंड कर रखा है एक ब्लैंकेट ऑफ एयर ने, मतलब जैसे कि एयर की कोई चादर हो, हवा की एक चादर ने अर्थ को कवर कर रखा है। और उस चादर का क्या नाम है? एटमॉस्फेयर। जितने भी लिविंग बींग्स अर्थ पर रहते हैं वो डिपेंड करते हैं एटमॉस्फेयर पे अपने सर्वाइवल के लिए। और एटमॉस्फेयर क्या है? ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। एयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमें एयर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। और हमें जो सन की जो हार्मफुल रेज़ हैं, जो यूवी रेज़ हैं स्पेशली, उससे हमको प्रोटेक्ट भी करती है। और बिना इस ब्लैंकेट की प्रोटेक्शन के हम लोग मतलब दिन में तो बिल्कुल बेक हो जाते, जैसे कि हम पक जाते दिन में। तो अगर ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर ना होता और रात में जब सन नहीं होता तो हम इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती कि हमारा रहना मुश्किल था। मतलब अगर ऐसा होता कि जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ के पास नहीं होता तो अर्थ पे भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। अब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में देखते हैं। जो एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी गैसेज हैं, जैसे हमें इस वाली जो ये फिगर है दिखा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ऑक्सीजन जो है वो सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन 78% है। ऑक्सीजन 21% है। आर्गन जो है वो 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और बाकी बची हुई जो गैसेज हैं इन चार के अलावा वो 0.04% है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन। और हम लोगों को ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे हमें देखिए ब्लू बॉक्स में एक ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में वो क्रिएट करती है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट करती है? जो हमारी जो हीट रेडिएट होती है ना अर्थ से, देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आगे वाले हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि अर्थ पे जो रेज़ आती हैं, हीट की रेज़, सन रेज़ होती हैं, वो कहाँ से आती हैं? सन से आती हैं। तो अर्थ का जो सरफेस है ना उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और वापस रिफ्लेक्ट कर देता है सन की ही तरफ। तो एब्जॉर्ब करने का काम जो करता है वो करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, वो अर्थ से जो वापस रेडिएटेड जो रेज़ होती हैं सन की तरफ उसको एब्जॉर्ब करता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ये काम ना करता तो अर्थ बहुत ही ज़्यादा ठंडा प्लैनेट होता और फिर से उसमें क्या है, एग्जिस्टेंस ह्यूमन की पॉसिबल नहीं हो पाती। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। और जो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अगर नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड का तो अर्थ पे ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। मगर अब क्या हो रहा है? अब फैक्ट्रीज़ आ रही हैं बहुत ज़्यादा जो पोल्यूशन कर रही हैं। कार्स, हमारी जो मोटर बाइक्स हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रही हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है जो इंडस्ट्रीज से, व्हीकल्स से, वो हमारे जो एटमॉस्फेयर के बैलेंस को बिगाड़ रही है और हीटिंग ज़्यादा कर रही है। इसीलिए अब पूरी दुनिया में क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल का मतलब क्या होता है? दुनिया। वार्मिंग का मतलब गर्मी। मतलब जो पूरी दुनिया है वो गर्म हो रही है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज, इन सब चीज़ों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? अर्थ का जो टेम्परेचर है उसका बढ़ जाना। और इसकी वजह से क्या होता है? जो पोल्स में जो बर्फ़ है वो पिघल रही है और उसकी वजह से क्या आ रहे हैं? फ्लड्स आ रहे हैं। कहीं पर बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं पर बारिश कम हो रही है, कहीं डेजर्ट्स बन रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं। मतलब एक नुकसान नहीं, हम 100 तरीके के नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को। खैर आगे देखते हैं चैप्टर में क्या क्या है। ये हम लोगों ने कंपोजिशन के बारे में पढ़ लिया कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बाकी अदर गैसेस। तो बाकी अदर गैसेस कौन कौन सी होती हैं? एक होती है हीलियम, ओजोन होती है, हाइड्रोजन होती है, मगर ये बहुत ही कम, मतलब लेसर क्वांटिटी में होती हैं। और इन जो गैसेस हमने पढ़ी कौन कौन सी? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन। इनके अलावा भी क्या होता है? एटमॉस्फेयर में हमारे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं। फिर जो नाइट्रोजन है इसे बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हम जब इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो कुछ पार्ट ऑफ नाइट्रोजन भी हमारे लंग्स में जाता है और एक्सहेल करते हैं तब भी वो निकलता है। मगर जो प्लांट्स हैं उनको
नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए, मगर वो उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं एयर से। मगर कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं, जो सॉइल में रहते हैं और प्लांट्स की रूट में रहते हैं, वो नाइट्रोजन लेते हैं हवा से और चेंज कर देते हैं उस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट्स उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन साइकिल होती है, ये भी हम पढ़ेंगे। मैंने स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर करके रखी हैं और जल्दी मैं ये वाला वीडियो बनाऊँगी नाइट्रोजन साइकिल और वेरियस अदर साइकिल्स का भी। तो जो नाइट्रोजन है वो जनरली जो प्लांट्स यूज़ कर पाते हैं, इसमें नहीं है चैप्टर में, आपको बता रही हूँ, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट्स की फॉर्म में। तो जो ये प्लांट्स में, जो प्लांट्स की सॉइल में या फिर उनके रूट में जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। चैप्टर में आगे देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है जो हमारी हवा में है। ह्यूमंस को, एनिमल्स को ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए। और ग्रीन प्लांट्स जो हैं, ट्रीज़ जो हैं, वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो अपना खाना बनाते हैं, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो उसमें जो रिलीज़ होता है उनका बाई प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो होता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की ज़रूरत एनिमल्स को बहुत ज़्यादा होती है सांस लेने के लिए। और इस तरीके से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस बन जाता है कि ऑक्सीजन भी उतनी है जितनी ज़रूरत है। सारे का सारा इस तरह से बैलेंस बनता है जो नेचर ने बना के रखा है। और बिगाड़ कौन रहा है? हम बिगाड़ रहे हैं उसे अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस है। हमने पहले पढ़ लिया कि जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो अर्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक कोल्ड प्लैनेट होता। और हम लोग जो ह्यूमंस हैं, बाकी दूसरे एनिमल्स हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। कैसे करते हैं? जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। मगर क्या है कि इक्वल अमाउंट में ही पहले होते थे ट्रीज़ और उसको बैलेंस करते थे। जितनी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते थे रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू, उतना ही प्लांट्स जो है उसको यूटिलाइज़ कर लेते थे। मगर अब क्या हो रहा है, हम लोग प्लांट्स को काट रहे हैं और एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ा रहे हैं इंडस्ट्रीज से, व्हीकल से। तो अब ये बैलेंस बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इससे हमारे वेदर और क्लाइमेट में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। अभी डू यू नो वाला जो सेक्शन रहता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस एग्ज़ाम्स में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्कूल एग्ज़ाम्स में भी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी वगैरह में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें बता रहे हैं हमें कि जब हवा जब गर्म होती है तो वो एक्सपैंड होती है, मतलब फैलती है, हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है। हवा जब गर्म होती है एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होकर वो हल्की हो जाती है। क्योंकि कोई भी चीज़ है जब वो छोटे एरिया में रखी हुई है तो वो भारी होती है, मगर जब हम उसका एरिया बढ़ा देते हैं, उसको फैला देते हैं, तो वो हल्की हो जाती है। तो इसी तरह से एयर के साथ भी होता है, हल्की होकर के वो ऊपर उठती है और जो भारी एयर होती है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है। और जो एयर का सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, जो एयर जहाँ पर लाइटर एयर होती है वहाँ पे डेंसर एयर उसकी तरफ मूव करती है, जो एरिया लाइटर एयर वाला होता है। तो इस तरीके से हमारे एयर का सर्कुलेशन होता है। इसमें बताया गया है व्हेन हॉट एयर राइजेस, कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रशेस देयर टू फिल द गैप। जब हॉट एयर ऊपर की तरफ उठ जाती है तो कोल्ड एयर किसी दूसरे एरिया से आती है और हॉट एयर वाले एरिया को जो खाली हो चुका होता है उसको भर देती है। और इसी तरीके से एयर का हमारा सर्कुलेशन चलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ इसलिए इसको। जब हवा में गर्मी होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी होती है, तो हवा हल्की हो जाती है, हल्की हो जाने के बाद ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठती है तो जहाँ से वो एरिया नीचे वाला खाली हो गया, ठीक है, ये एक पार्ट है। अब दूसरा पार्ट, कोई दूसरा एरिया है अर्थ का जहाँ पे मौसम ठंडा है, तो जो हवा होती है भारी हो जाती है और वो नीचे की तरफ बैठ जाती है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तो हवा का जो मूवमेंट होता है, हमारी जो एयर, हवा बहती कैसे है, वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस एयर होती है, वो डेंस एयर लाइटर पार्ट जो एरिया खाली हो चुका है उसकी तरफ दौड़ती है और इस तरीके से हमारा एयर सर्कुलेशन होता है। तो ये वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें बताया गया ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या बुरे इफ़ेक्ट्स हैं। अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, इसमें आगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेते हैं, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर 10 मिनट की ऑलमोस्ट हो गई है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइड हुआ है।
कौन कौन सी लेयर्स हैं इस फिगर में देखते हैं। सबसे नीचे आती है ट्रोपोस्फेयर, और जिसकी जो हाइट है वो अराउंड 13 किलोमीटर की है, और इसमें ही हमारी वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज माउंट एवरेस्ट भी पाई जाती है। फिर अराउंड 10 किलोमीटर पे एक ट्रोपोपॉज पड़ता है, मतलब ये जो एरिया है ये दिखाता है ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में जब हम जा रहे होते हैं तो बीच में जो एक एरिया पड़ता है ट्रोपोपॉज पड़ता है। वो इसमें जो डिटेल में वो हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर हमारी ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन्स फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वेदर फिनोमिनास काफ़ी कम होते हैं, क्लाउड्स भी कम होते हैं, रेन और बाकी दूसरे जो वेदर फिनोमिनास होते हैं वो कम होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है। इस बार जो यूपीपीएससी प्री एग्ज़ाम था 2018 का, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे कि जो ओजोन लेयर है वो कहाँ होती है, कौन सी लेयर में होती है, और सिमिलरली एक और क्वेश्चन था कि मैच द फॉलोइंग, जो गलत मैच किया हुआ है। तो उसमें एक ऑप्शन था कि जो ओजोन है वो ट्रोपोस्फेयर में होती है। तो कितना मतलब आप एक यूपीएससी स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम में आपके एक इस छोटे से फैक्ट से कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। फिर इससे ऊपर आता है हमारा मीजोस्फेयर, और मीजोस्फेयर में क्या होती है, मीटियोरॉइड्स होती हैं। कभी शायद आपने रात में देखा होगा जब बहुत ही क्लियर स्काई होता है, राजस्थान में काफ़ी देख सकते हैं, जब स्काई क्लियर होता है तो ऐसा एक स्ट्रीक ऑफ लाइट आती है जैसे कि तारे टूट रहे हो, जिसको आप बोलते हैं ना तारे टूट रहे हैं, वो मिटियोर शार होता है। तो वो कौन मिटियोर्स कहाँ पे पाई जाती हैं, मीजोस्फेयर में। मीजोस्फेयर के ऊपर होता है थर्मोस्फेयर, ये इसमें आयंस वगैरह होते हैं। आयनोस्फेयर भी इसी वाली लेयर में होता है, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए भी इसी लेयर का हम यूज़ करते हैं। और सबसे ऊपर होती है एक्जोस्फेयर। एक्जोस्फेयर वाली जो लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती है और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर पाए जाते हैं। तो कौन कौन सी 5 लेयर्स पढ़ी हमने, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो अब वैसे मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। ट्रोपोस्फेयर 13 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म, जितने भी जो हमारे वेदर फिनोमिनास है ना, हमारी बारिश पड़ना है ना, और फॉग आना, हमारा जो कोहरा आता है, हेल स्टॉर्म मतलब बारिश की बजाय अगर बर्फ़ गिरने लगे तो वो होती है हेल स्टॉर्म। ये सारा जो फिनोमिना होता है ये ट्रोपोस्फेयर में होता है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर जो एक्सटेंड करती है वो 50 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है, और ये इसमें क्लाउड्स और बाकी दूसरे वेदर फिनोमिनास जैसे बारिश हो गया, फॉग आना, ये सब नहीं होता है, इसलिए एरोप्लेन्स इसमें ईजिली उड़ सकते हैं। और ओजोन लेयर भी इसी में स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेज ऑफ सन से। मीजोस्फेयर में 80 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करता है और मीटियोराइट्स इसी में बर्न होती हैं इसी लेयर में। और थर्मोस्फेयर जो है इसमें क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसमें जो आयनोस्फेयर एक लेयर है वो एग्जिस्ट करती है, और इसी की वजह से हम लोग रेडियो कम्युनिकेशन कर पाते हैं। और इसके जो एक्सटेंशन है, हाइट है, वो 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है, और रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। रेडियो वेव्स जो है यहीं पर से इसी लेयर पे से थर्मोस्फेयर में से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं अर्थ में। एक्सोस्फेयर अपर मोस्ट लेयर है, ये काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, और हाइड्रोजन और हीलियम के जो गैसेज हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं, बह रही होती हैं एक्सोस्फेयर में। अब वेदर और क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट का फिनोमिना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेदर का मतलब क्या होता है, वेदर आप डेली का डेली जो आप देखते हैं, आज वेदर कैसा है, हॉट है, बड़ी गर्मी हो रही है आज, तो आज बारिश जैसा मौसम हो रहा है, आज ठंड हो रही है, आज नमी है मौसम में बहुत ज़्यादा। तो ये सब कुछ क्या है, ये एक वेदर फिनोमिना है। वेदर फिनोमिना जो होता है वो डे टू डे में वेरी करता है। इसमें मतलब ये बताया गया है कि आर टू आर, घंटे घंटे में वेरी करता है। सुबह बहुत अच्छा मौसम होता है 6 बजे 5 बजे, फिर धीरे धीरे धूप होने लगती है तो फिर वेदर चेंज होता है, कभी हवा बहुत अच्छी चलती है। तो ये सारा का सारा जो वेदर का फिनोमिना है, जब हम इसको एवरेज वेदर कंडीशन लेते हैं लगभग 20 25 30 सालों तक, तो वो जो फिनोमिना होता है वो होता है हमारा क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या होता है, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट क्लाइमेट्स ऑफ अ प्लेस। इसमें लॉन्गर पीरियड है मगर जनरली 20 से 25 ईयर्स का जो हमारा वेदर फिनोमिना होता है उसकी एवरेज कंडीशंस को हम बोलते हैं क्लाइमेट। अब ये बॉक्स देखते हैं कि जो अर्थ जो रिसीव करती है ना, वो सन की एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट 2 × 10⁻10 में से सन की एनर्जी का अर्थ सिर्फ एक पार्ट रिसीव करती है, सोचिए, और उसी से हमारी अर्थ एग्जिस्ट कर रही है।
टेम्परेचर क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता रहता है। कभी फीवर आता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और कभी ठंड लगती है तो टेम्परेचर हमारी बॉडी का थोड़ा कम हो जाता है। जनरली तो हमारी टेम्परेचर मेंटेन ही रहता है हमारी बॉडी का। तो टेम्परेचर क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत वेरी करता है। सर्दियों में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है जब ठंड होती है। गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, गर्मियों में 0 भी पहुंच जाता है। तो टेम्परेचर क्या करता है, हमें जो एटमॉस्फेयर के चेंजेस हो रहे हैं ना उसको बताता है। और कैसे वेरी करता है टेम्परेचर, और वैसे आप देखें तो टेम्परेचर की एक डेफिनेशन क्या होगी, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। हवा से ही हमें टेम्परेचर का पता लगता है कि हवा कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का वो डे टू डे में चेंज होता रहता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जो इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को, वो होता है इंसोलेशन। मतलब टेम्परेचर किसी भी जगह का कैसा होगा वो कैसे वेरी करता है, इंसोलेशन से। इंसोलेशन क्या होता है, जो सन की रेज आ रही होती है ना अर्थ पर, उसको ही हम इंसोलेशन कहते हैं। आप सूरज की रोशनी कह लीजिए, वो इंसोलेशन होती है। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा मेजरली किस पे डिपेंड करता है, इंसोलेशन पे डिपेंड करता है। इंसोलेशन जो है वो डिक्रीज़ करती है इक्वेटर से पोल की तरफ। मतलब इंसोलेशन इक्वेटर पे काफ़ी ज़्यादा होता है, सीधी रेस पड़ती हैं क्योंकि, है ना, इसलिए इक्वेटर पे इंसोलेशन ज़्यादा होता है। और पोल्स पे जब हम जाते हैं तो इंसोलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए जो इक्वेटर है वहाँ पे काफ़ी मतलब टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, और पोल्स की तरफ जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। फिर इसीलिए जो सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है पोल्स पे, इसलिए वहाँ पे स्नो, बर्फ़ होती है। और अर्थ का टेम्परेचर मतलब वेरी करता है, जहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे ज़्यादा होता है, और जहाँ पे इंसोलेशन कम होती है वहाँ पे कम होता है। मगर जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहा है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो काफ़ी सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको हम आगे जा कर के उगा नहीं पाएंगे। टेम्परेचर जो है जो ज़्यादा होता है, गर्मी होती है सिटीज़ में विलेजेस के कंपैरिजन में। मतलब शहर जो है वो ज़्यादा गर्म होते हैं गांव से। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारी रोड है वो कंक्रीट की रोड बनी हुई है, उसका कलर क्या होता है, डार्क कलर होता है, ब्लैकिश से कलर की होती है। वो इंसुलेशन जो होती है ना सन की, उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाती है, खुद में समा पाती है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ती है। तो मटेरियल जो होता है, बिल्डिंग मटेरियल, एसफाल्ट, कंक्रीट, ये सारा का सारा ना हीट एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। ये खुद को गर्मी को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, और रात के टाइम क्या करता है, अब इस गर्मी को रिलीज़ कर देता है। इसलिए गर्मी बढ़ती है शहरों में। और गांव में कच्ची सड़कें होती हैं, पेड़ ज़्यादा होते हैं, शहरों में पेड़ भी कम होते हैं। इसी वजह से शहरों का टेम्परेचर गाँव के टेम्परेचर के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। अब हम ये बॉक्स देखते हैं कि जो यूनिट है मेजर करने की टेम्परेचर को, वो होती है डिग्री सेल्सियस। और ये किसने इन्वेंट किया था, ये था एंडर्स सेल्सियस ने। और उन्हीं के नाम पे जो है हम लोग को टेम्परेचर की जो डिग्रीज होती हैं वो सेल्सियस में मेजर करते हैं। और वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर, जब वाटर बर्फ़ बन जाती है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर जो है बॉइलिंग स्टार्ट होती है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है वाटर, वो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस का। तो जो एयर प्रेशर वाला जो है पार्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।